हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है ज्योग्राफी के सीरीज देख रहे हैं। बीपीएससी से संबंधित जो पैट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी का सीरीज है ये। और इसके रिगार्डिंग हम लोग 25 क्वेश्चन देख रहे चुके हैं। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बता दूं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक तरीका है जिसमें गर्मी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह के करीब जो है फंस जाती है, और इन गर्मी फंसाने वाली गैसों को पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक कंबल के रूप में सोचा जा सकता है, जिस कारण पृथ्वी जो है गर्म बने रहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ जो है आर्टिफिशियल केमिकल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शामिल है। मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है मुख्य कारण है। यहाँ पर क्वेश्चन है अपना लोग का, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इतना लंबा है क्यों भाई? चलिए, तो आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। आपको बता दूं, जो कार्बोनीफेरस काल जो है 359 से 299 मिलियन वर्ष पूर्व को कहा जाता है। तो कार्बोनीफेरस काल के दौरान जो है पृथ्वी का संपूर्ण भूभाग जो था एकीकृत था। जैसे अभी आप मैप देखते हो जो बटा हुआ है, ऐसे नहीं था, एकीकृत था। और उस एकीकृत भाग को जो है पेंजिया नाम दिया गया था। पेंजिया एक महासागर से घिरा हुआ था, जिसे अल्फ्रेड वेगनर द्वारा पेंथालासा नाम दिया गया। महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया के कारण जो है पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी और सबसे दक्षिणी महाद्वीप। सबसे उत्तरी भाग लोरेंसिया कहा गया और दक्षिणी महाद्वीप को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। आगे चलकर गोंडवाना लैंड कई अन्य भूभागों में विभाजित हो गया, जिन्हें वर्तमान में आप मैप में देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर वाला इलाका, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जो है देख सकते हैं। तो अब ऑप्शन में कहा है, जो क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना लैंड कहलाया था, इसमें हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत है। तो अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये चारों का चारों है। आंसर जो है कौन हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए ई, क्योंकि टोटल का टोटल जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 28 नंबर, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों के विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। ऑप्शन है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव आवर्धन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, सुपोषण। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक निर्दिष्ट तापमान पर एरोबिक स्थितियों में, एरोबिक मतलब वायवीय स्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवियों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है?
जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी आप शॉर्टकट में बीओडी बोल सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जैविक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी बीओडी उतनी ही अधिक होगी। जैसे जल के सीवेज और प्रदूषित निकायों में आप इन चीजों को देख सकते हैं। बीओडी जितनी अधिक होगी, मछलियों जैसे उच्च श्रृंखला के जीवों के लिए उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है उतनी ही कम होगी। इसलिए जो है बीओडी किसी जल निकाय के जैविक प्रदूषण के परीक्षण का एक जो है बिलीवेबल मापक है, विश्वसनीय मापक है। किसी जल निकाय में अपशिष्ट जल के बहाव के पहले उसे जो है उपचारित किए जाने का एक प्रमुख कारण इसके बीओडी को कम करना होता है, ताकि जिन नदियों, झीलों या जल निकायों में इनका बहाव किया जाता है वहां अपशिष्टों के कारण उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन की मांग को कम किया जा सके। स्वच्छ जल का बीओडी का मान जो होता है 5 ppm से कम होगा, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल का बीओडी का मान जो है 17 ppm या इससे अधिक हो सकता है। यानी जितनी बीओडी का मान ज्यादा होगा उतना ज्यादा जल जो है प्रदूषित होगा। क्लियर बात? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? ऑप्शन है पलानी पहाड़ी, सेबराय पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अगस्तमलाई की पहाड़ियां। सवाल बड़ा सिंपल है, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। अब थोड़ा जान लेते हैं नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। आपको बता दूं, जो नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु की एक पहाड़ी क्षेत्र है। नीलगिरी की चोटियां आसपास के मैदानों से लगभग 1800 से 2400 मीटर तक ऊंची है। उनमें से एक डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई भी कहीं कहीं पूछा जाता है तो याद रखिएगा 2637। डोडा बेट्टा जो है तमिलनाडु में उच्चतम बिंदु है। पश्चिमी घाट के हिस्से वाली पहाड़ियां कर्नाटक के पठार से नोयार नदी और अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों से पालघाट दर्रे द्वारा अलग होती है। पश्चिमी घाट के हिस्से वाली जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक के पठार से नोयार नदी और अन्नामलाई तथा पलानी पहाड़ियों से पालघाट दर्रे द्वारा जो है अलग होती है। वे आसपास के मैदानों की तुलना में काफी ठंडे और नम होते हैं। ऊपरी पहाड़ियों में नीचे की ओर, ऊपरी पहाड़ियों में जो है नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे घास उगी होती है। चाय, सिनकोना पता है ना, जिसकी छाल से कुनेन प्राप्त होती है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। कॉफी, सब्जियां बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे उस वाले इलाका में उगाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व, इतना नीचे क्यों आ गया तुम, कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है पर्वत, रेगिस्तान, वन, महासागर। विश्व महासागर हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अब महासागर की अगर बात करें तो यह पृथ्वी की सतह से के 71% से अधिक को कवर करता है और यह जो है 3 बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का सोर्स है, आजीविका का स्रोत है। महासागर हमारे ग्रह के मुख्य फेफड़े के रूप में भी काम करता है, जो वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन जारी करता है। विशेष रूप से समुद्री पौधों के माध्यम से दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में और मनुष्यों द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के 30% को जो है ये अवशोषित करता है। क्लियर बात? अगला प्रश्न, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन है कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, अर्जेंटीना में। पंपास घास का मैदान। सबसे पहले घास का मैदान क्या होता है भाई? घास के मैदान जो है ना, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां की वनस्पति पर सदैव घास का प्रभुत्व बना रहता है और ये मैदान जो है घास के विकास के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि लंबे पौधों, विशेष रूप से वृक्षों और झाड़ियों के लिए ये अनुकूल जो है नहीं होते हैं।
घास के मैदान विश्व के प्रमुख वनस्पति प्रकारों में जो है सबसे व्यापक है। बात अगर पंपास की करें, पंपास जैसे पंपा भी कहा जाता है, ये विशाल मैदान है जो मध्य अर्जेंटीना में पश्चिम की ओर अटलांटिक तट से लेकर एंडीज पर्वत की तलहटी वाले इलाके तक जो है विस्तृत है। और एक नाम आता है ग्रान चाको उत्तर और पेटागोनिया दक्षिण, इन दोनों से ये घिरा हुआ है। उत्तर में ग्रान चाको और दक्षिण में पेटागोनिया से घिरा हुआ है। यह नाम जो है पंपास वाला क्वेसुआ शब्द से लिया गया है। क्वेसुआ, QUECHUAR, QUECHUA, क्वेसुआ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सपाट सतह। पंपास की बात, पंपास में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नीचे की तरफ जो है ढलान है, जो मेंडोजा में समुद्र तल से लगभग 1640 फीट यानी कि 500 मीटर से ब्यूनस आयर्स में 46 फीट, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 46 फीट तक है। दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों में कई छोटे मैदान और भी हैं, जैसे कि उत्तर चिली के रेगिस्तान को भी पंपास शब्द से संदर्भित किया जाता है। तो पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है जंतु विज्ञान, बीज बैंक, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य। जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक पारिस्थितिक विविधता का संरक्षण करता है, जो खाद्य श्रृंखला की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के दो तरीके होते हैं, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण और दूसरा स्वस्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है प्राकृतिक पर्यावासों के बाहर जैव विविधता का संरक्षण बाह्य स्थानीय या एक्स सिटू संरक्षण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे आप जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, बीज बैंक, इन सबको ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्वस्थानीय संरक्षण की, तो पादपों और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक पर्यावासों में करना स्वस्थानीय या इंस्टीट्यूट संरक्षण के रूप में जाना जाता है। उनके प्राकृतिक पर्यावासों में जो रहते हैं। उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, इन सबको ले सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन पूछा है स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, तो स्वस्थानीय आपको मैंने बताया, जो पादपों और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक पर्यावासों में करना स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में कहते हैं इसको। इसके उदाहरण के रूप में हम राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, जंतु उद्यान, सभी आ जाएगा यार। तो इसका आंसर जो है ना, ये टोटल है, जंतु उद्यान, बीज बैंक, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा है काली मृदा, वन मृदा, पीटमय मृदा, कछारी या जलोढ़ मृदा। काली मिट्टी को अक्सर रेगूर के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन काली कपास मृदा के रूप में यह अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि कपास उन क्षेत्रों में सबसे आम पारंपरिक फसल रही है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी आमतौर पर मृन्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। गीली होने पर यह मुद्राएं चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। शुष्क मौसम के दौरान इस मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। मिट्टी में ये दरारें पर्याप्त गहराई तक ऑक्सीजनीकरण करती है और मृदा को असाधारण उर्वरता प्राप्त होती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई हो। आंसर तो आपको मिल गया। जुताई के लिए जाने वाली मृदा जो है
क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर तो हो जाएगा काली मृदा। नमी अवशोषण को धीमी गति और नमी के क्षय को इस विशेषता के कारण जो है काली मृदा में एक लंबी अवधि तक जो है नमी बनी रहती है। काली मृदाएं लावा के उत्पन्न है और अधिकांशतः गुजरात के आंतरिक भागों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दक्कन लावा पठार और मालवा पठार तक पाई जाती है ये काली मिट्टी, जहां औसत वर्षा होती है और अंतर्निहित बेसाल्टिक चट्टानें भी पाई जाती है। आप अपने मैप में हो सके तो देख लीजिएगा, यहां तो सुविधा नहीं है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? चलो भाई, भूमध्य रेखा ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। भूमध्य रेखा के बारे में जानते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर फैली बृहद वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। सिंपल सा। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है और पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखा को इंगित करती है, जिससे कि अक्षांशों की गणना की जाती है तथा यह जो है 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती भी है। प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देश कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। ये 13 देश हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको बता दूं, यह जो है 3 महाद्वीपों से भी गुजरती है। 3 बड़े जल निकायों से भी होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। 3 बड़े जल निकाय कौन? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। याद रखिए। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो देशों में 13 हो जाएगा। कौन कौन से देश उसे भी याद रखिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। ये 13 देश। महाद्वीप में कौन कौन? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। महासागर में कौन कौन? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, ट्रांसह्यूमन्स शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आदिवासी लोगों का पलायन, पक्षियों का मौसमी प्रवास, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, नौकरी के लिए मानव पलायन। ट्रांसह्यूमन। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ट्रांसह्यूमन, वैसे क्वेश्चन भी वही है। तो ट्रांसह्यूमन जो है नियत ग्रीष्म और शीत ऋतु के मध्य अपने पशुओं के साथ लोगों का मौसमी पलायन है। गांव घर में भी ये देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसका तापतर्ज जो है गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच आवागमन से है। आंसर मिल गया होगा। लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन ट्रांसह्यूमन कहलाता है। आंसर तो हो जाएगा सी। आमतौर पर आप घाटियों में चरवाहों का अस्थायी निवास होता है, आप देखें। और जब ये यात्रा के दौरान जो है लोगों के साथ केवल वही पशु समूह साथ जाते हैं जिनकी आवश्यकता उन्हें होती है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर, बक्करवाले और हिमाचल प्रदेश के गद्दी उन समुदायों में से हैं जो कि मौसमी पलायन करते हैं। क्लियर बात। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 तो हो गया ना, 36। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बिहार में तो भाई आपको बता दूं, जो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर करें तो केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 335 वर्ग किलोमीटर है और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और यह उद्यान जो है देश के गंगा मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। इस वन में जब पश्चिमी चंपारण की बात की है तो भाबर और तराई भूभाग का संयोजन पाया जाता है। इसे जो है ना वर्ष 1978 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन अभ्यारण्य की कुल क्षेत्रफल लगभग 545 वर्ग किलोमीटर है अभी भी।
वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देश का 18वां टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन अभयारण्य दोनों शामिल है। आपको बता दूं, जो इस उद्यान से जो है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से 2 नदियां भी गुजरती है, गंडक और मसान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का संपोषण करता है। यहाँ पे जो है ना, बाघ अभयारण्य में बाघ के अलावा तेंदुआ, फिंगिस कैट्स, हिरन, काले हिरन, भेड़िया, स्लॉथ भालू, नीलगाय, चीतल, एक सिंग वाला गेंडा, भारत बाइसन या जिसको गोर बोलते हैं, हाइना, जंगली बिल्लियां, रिसस बंदर जैसे जो है विविध जंतु आबादी का अभी भी वास है। तो अब अपना लोग का क्वेश्चन था कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो एक ही है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और सवाल उसके बारे में बड़ा पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी में या बिहार के एग्जामों में भी पूछने की संभावना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। ऑप्शन है मालवा के पठार द्वारा, मालदा भ्रंश द्वारा, केंद्रीय उच्चभूमि द्वारा, पलक्कड़ दर्रे द्वारा। मेघालय पठार, आपको बता दूं, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार राजमहल पहाड़ियों से आगे उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। अब उत्तर पूर्व जो मेघालय या शिलोंग के पठार के रूप में पहचाने जाने वाले एक आयताकार ब्लॉक का निर्माण करता है। और इस पठार को जो है ना, गारो राजमहल दर्रा या मालदा भ्रंश द्वारा जो है प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया जाता है। तो अगर यहाँ पे गारो राजमहल दर्रा नहीं है, ऑप्शन में दिया है मालदा भ्रंश, तो आंसर तो हो जाएगा मालदा भ्रंश। मालदा भ्रंश इसका आंसर हो जाएगा। और इस दर्रे में जो है, इस दर्रे का निर्माण मालदा भ्रंश या राजमहल दर्रा, गारो राजमहल दर्रा का निर्माण जो है निम्न भ्रंशन द्वारा हुआ था। और बाद में यह गंगा नदी द्वारा जमा तलछट से भर गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? ऑप्शन है कृष्ण विवर का निर्माण, नाभिकीय संलयन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पर्वत श्रृंखला का निर्माण। आपको बता दूं, जो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। अच्छा, इसे जो है ना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो बड़ा नाम, अच्छा नाम है, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। बाद में वर्ष 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत को व्याख्या प्रदान किया था, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन प्रतिपादित जो है जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऊपरी परत है, ऑप्शन है समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। सबको जान लेना आपको जरूरी है। वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली 5 परतों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन जो है वातावरण के तापमान और वायुदाब पर आधारित है। रेंज के अनुसार, जैसे कि क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल जो है 5 किलोमीटर यानी ध्रुवों के पास से 12 किलोमीटर भूमध्य रेखा के पास तक क्षोभ मंडल है। उसके बाद 5 से कहां तक, 12 हो गया क्षोभ मंडल। 12 से 50 समताप मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल, 80 से 640 बाह्य वायुमंडल और 640 किलोमीटर से ऊपर जो भी हो बहिर्मंडल। क्लियर बात। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ऊपरी परत क्या हो जाएगा भाई, बहिर्मंडल, जो कि 640 किलोमीटर से अधिक ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बिहार से रिलेटेड है। आपको लग रहा होगा इसका भी ऑप्शन ई जाएगा भाई, क्योंकि आपको बता दूं, बिहार के 7 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। टोटल 7 जिले।
तो सभी तो है ऑप्शन में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है भाई, याद रख लीजिए आप इसका ऑप्शन ई। और बिहार नेपाल के साथ जो है ना 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिए, है ना, 29 के स्क्वायर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल कौन है भाई? ऑप्शन है सरसों, चना, मक्का, कपास। फिर वही बात आ जाएगा। देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रबी फसल जो है यह सर्दियों की फसलों के रूप में भी जानी जाती है। और सर्दियों के मौसम कौन होते हैं? अक्टूबर या नवंबर। तो सर्दियों के मौसम में ये उगाई जाती है। रबी की फसल जो है बीज, इनके बीज जो है सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोए जाते हैं और सर्दियों के मौसम के अंत में या बसंत के मौसम में जो है फसल की कटाई होती है। रबी फसल की खेती शुष्क मौसमों में की जाती है, इसलिए जो है इन फसलों को उगाने के लिए समय पर सिंचाई की जरूरत होती है। भारत के कुछ मुख्य रबी फसलों में जो है हम गेहूं, चना, जय, जौ, आलू, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, इन सबको ले सकते हैं। जितना नाम लिए सब इसमें आ गया, सरसों, चना, मक्का, कपास, इसलिए जो है इसका आंसर तो ये हो जाएगा भाई, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन बात करना है हमको, रबी का कर लिए तो खरीफ का भी कर ले। खरीफ की फसलें जो है यह जो है मानसून की फसलों के रूप में जो है खरीफ की फसलों को जाना जाता है। और मानसून या बरसात के मौसम जो है कब होते हैं? जून से लेकर अक्टूबर तक। तो इसके दौरान ये खरीफ की फसल उगाई जाती है और इनके बीज मानसून के मौसम की शुरुआत में बोए जाते हैं और मानसून के मौसम के अंत में फसलों की कटाई की जाती है। खरीफ की फसलें जो है वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती है। वर्षा का समय और वर्षा जल की मात्रा दो महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं खरीफ की फसलों के लिए, जो कि खरीफ की फसलों को उत्पादन को प्रभावित करते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, इन सभी को ले सकते हैं। मेनली धान तो आप जानते ही हैं, धान के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा इसका, अपना लोग का रबी से रिलेटेड प्रश्न था तो आंसर तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रबी खरीफ दोनों को समझ लिया आप, है ना। अक्टूबर नवंबर में रबी और जून से अक्टूबर तक खरीफ। 42 प्रश्न। रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है? रिंग ऑफ फायर ऑप्शन है काला सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। रिंग ऑफ फायर के बारे में चर्चा करना पड़ेगा भाई। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर यानी इसे अग्नि वलय भी बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित क्षेत्र है और वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इस क्षेत्र को परी प्रशांत महासागरीय पेटी, सक्रिय पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 40,000 किलोमीटर जो है। यह प्रशांत, जुआन डी फोका, कोकोस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन नजाका, उत्तरी अमेरिका और फिलिपियन प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं से लगता है। यहां जो है इस इलाके में लगभग 450 ज्वालामुखी और विश्व के कुल 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व भर में आने वाली सभी भूकंपों के 90% भूकंप जो है इसी इलाके में आते हैं, रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में। ज्वालामुखियों और भूकंपों की बहुतायत संख्या जो है इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है। अग्नि वलय वाले जो क्षेत्र हैं इसके अधिकांश भाग में प्लेट ओवरलैप हो जाते हैं, जिसे सबडक्शन जोन या निसंकलन क्षेत्र कहा जाता है। इसके तहत जो है ना नीचे की प्लेट को ऊपर की प्लेट के द्वारा जो है नीचे धकेल दिया जाता है या नहीं तो नीचे ले जाया जाता है। जैसे ही चट्टान का विसंकलन होता है वह पिघल जाता है और मैग्मा का निर्माण कर देते हैं और यह मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह के पास ज्वालामुखीय गतिविधियों में जो है वृद्धि करने लगते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? कहाँ पे? सब बात कर दिए हैं। प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। क्लियर बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ठंडा बायोम है?
सबसे ठंडा बायोम है। बायोम क्या होता है भाई? अच्छा, ऑप्शन देख लिए, फिर बात करते हैं। ऑप्शन है टुंड्रा घास के मैदान, टैगा, समशीतोष्ण वर्षावन। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, अब बात करें ठंडा बायोम का, तो टुंड्रा जो है, टुंड्रा सबसे ठंडा बायोम है। यहाँ वर्षा भी कम मात्रा में होती है, जिसके चलते टुंड्रा को रेगिस्तान के समान माना जाता है। ठीक है, तो आंसर तो हम टिक कर देते हैं टुंड्रा। टुंड्रा जो है आर्कटिक से ठीक नीचे के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में साइबेरिया तक फैला हुआ है। अलास्का और कनाडा का लगभग आधा हिस्सा टुंड्रा बायोम में स्थित है। टुंड्रा विश्व के अत्यधिक ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर भी पाया जाता है। सामान्यतः यहाँ का तापमान अत्यंत कम होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है बढ़ जाता है। टुंड्रा प्रदेशों में शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है। तापमान वर्ष में 6 से 10 महीने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। तापमान अत्यंत कम होने के कारण जो है सतह के नीचे अस्थायी रूप से जमी हुई जमीन की एक परत होती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। और यह जो परमाफ्रॉस्ट है टुंड्रा बायोम की एक विशेषता भी है। टुंड्रा प्रदेशों में ग्रीष्म काल में मृदा की ऊपरी परत में कुछ इंच का कटाव होता है, जो वनस्पतियों के जड़ों की वृद्धि में सहायक होती है। और इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 150 से 250 मिलीमीटर तक होती है, जो विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान से भी कम है। टुंड्रा की वनस्पति मौसम के अनुकूल है। घास, जंगली फूल, आर्कटिक लोमड़ी, उल्लू, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर बात? अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए भाई, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब भौगोलिक दृष्टि से बिहार की बांटने की बात है, चलिए बता ही देते हैं, वैसे यहाँ पे लिखने की जरूरत है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार की अगर बात करें तो 3 भागों में, शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन्स और सॉदर्न प्लेटिट्यू रीजन। शिवालिक रेंज में रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। वहीं बिहार प्लेन्स में नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स। तो बिहार भौतिक और संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर जो है 3 भौतिक इकाइयों में विभाजित है। इसका आंसर तो हो जाएगा 3। तो 3 में कौन कौन भाई? जैसा कि मैंने बताया आपको, शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार क्षेत्र, सॉदर्न प्लेटिट्यू रीजन। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा। वैसे आप अगर इम्तियाज अहमद की बुक पढ़े होंगे तो आप सारा कुछ पता होगा आपको, लेकिन हम एक बार फिर से आपको रिवीजन के तौर पे बता देते हैं। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग से 32 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में बिहार के दायरे में लेती है। और इसे भिन्नता के आधार पर इनको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा घाटी। ये हो गई बात शिवालिक रेंज की। अब बात करें अगर बिहार के मैदान की, तो यह उत्तरी पर्वतों और दक्षिणी पठार क्षेत्र के बीच स्थित है, जो उत्तर में और साथ ही साथ दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से घिरा है। और इस मैदान को जो है विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान यह जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, जो उच्च ऊंचाई के साथ तराई क्षेत्र है, और समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार जिले के चोर में स्थित है। और यह क्षेत्र जो है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी और महानदी और उनकी जो भी सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा अपवाहित होती है। वहीं दक्षिणी मैदान की बात करें तो यह बिहार के उत्तरी मैदान से अधिक जो है सकरा है और आकार में जो है ये त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे गया हो गया, राजगीर हो गया, गिरियक हो गया, बिहार शरीफ हो गया, शेखपुरा, जमालपुर, खड़गपुर की पहाड़ियां, ये सब। तीसरी बात मैंने दक्षिणी पठार क्षेत्र की बताया। दक्षिणी पठार क्षेत्र यह जो है पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में नीचे वाला इलाका कौन है? भागलपुर से जो हटा है, बांका। कैमूर से लेकर पूर्व में बांका जिले के बीच स्थित है। यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। इस क्षेत्र में कई शंकुआकार पहाड़ियां हैं जो प्रेतशिल, रामशिला और जेठियन पहाड़ी जैसे बाथोलिम से बनी है।
तो ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? सबसे अधिक कोयला भंडार, देखिए ये चेंज होते रहता है लेकिन ठीक है। ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। सबसे अधिक कोयला भंडार की बात अगर करें तो इंडिया में अगर 5 राज्य की बात करें, अगर इसको क्रम में लगाएं, सबसे ज्यादा झारखंड हो गया, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। और झारखंड में जो है कोयला भंडार लगभग 83 बिलियन टन कोयला का उत्पादन। आंसर हो जाएगा कितना भाई? आंसर हो जाएगा ए, झारखंड इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी, अच्छा ये ठंडी और गर्म जलधारा, इनको आपको अच्छे से टाइम देके पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सवाल भी इससे पूछा जाता है और समझ भी आप सकते हैं। वैसे हम चर्चा कर दें आपको जलधारा के बारे में, तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को जो है महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, याद रखिए। और यह जो प्रणाली उष्मा हस्तांतरण, जैव विविधता में भिन्नता और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए जो है उत्तरदायी है। बात करें अगर ठंडी जलधाराएं की, तो ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है और इन जलधाराओं का तापमान जो है मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। और जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहां का तापमान को क्या कर देगी, ये अगर कम है तो तापमान को कम कर देती है। उदाहरण के तौर पे आप हम्बोल्ट या पेरिवियन धारा, कुरिलिया ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका धारा, ओहोत्सक धारा, लेब्राडोर धारा, कैनरी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, बेंगवाला धारा, अंटार्कटिका धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिणी हिंद महासागर धारा, इन सबको ले सकते हैं। ऑप्शन आपका ठंडी जलधारा से ही रिलेटेड है, कह रहा है जो कौन कौन, तो कैलिफोर्निया जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगवाला जलधारा, क्रूशियो जलधारा, ये सारे के सारे तो है ही भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो फिर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि है ना कैलिफोर्निया जलधारा भी है और लेब्राडोर जलधारा भी है, बेंगवाला जलधारा भी है ना, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ठंडी जलधारा से रिलेटेड, तो प्रश्न था तो किए ही चर्चा। गर्म जलधारा की भी बात कर लें, तो गर्म धाराएं जो है, ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, तो वहीं गर्म धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। और इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, और तो अधिक है तो ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर जाएगी वहां के तापमान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसके उदाहरण के तौर पे आप इक्वेटोरियल धारा, कुरेशियो धारा, कुरेशियो जलधारा जो है उसको ले सकते हैं, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा, अलास्का धारा, क्वांटर इक्वेटोरियल कंट्रोल, एल-नीनो धारा, सुसीमा धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो कौन सी गर्म जलधारा है, नॉर्वेजियन धारा, इरमेरिंग धारा, रेनेलेल धारा, एंड्रिस धारा, ब्राजीलिया धारा, ये सब गर्म जलधारा के उदाहरण है। ये सब आपको कैसे याद होगा, या तो याद करना पड़ेगा, या तो बार बार मौका देते रहिए तभी हो पाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेबा स्थलाकृति पाई जाती है? करेबा, ऑप्शन है पूर्वी घाट, कश्मीर हिमालय, मालवा का पठार, नीलगिरी पहाड़ी। करेबा स्थलाकृति, कश्मीर हिमालय करेबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। और जो जाफरान की खेती के लिए उपयोग है, जाफरान समझते हैं, देखिए नहीं समझते हैं ना, केसर समझते हैं ना, तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन? जम्मू कश्मीर। कितना बार बिहार पूछ चुका है। और यह जो है केसर की एक स्थानीय किस्म है जाफरान। करेबा सपाट चोटी वाले टीले हैं,
जो चारों दिशाओं से कश्मीर घाटी की सीमा को घेरे हुए है। इसकी विशेषताओं में स्तनधारियों के अवशेषों तथा कोयले में कौन सा कोयला, पीट का पाया जाना शामिल है। करेवा जो है कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीजन की भदरवाह घाटी में जो है विस्तृत झील निक्षेप है। करेवा का निर्माण जो है प्लाइस्टोसीन काल कितने को बोला जाता है, 1 मिलियन वर्ष से पहले वाले काल के दौरान जो है करेवा का निर्माण हुआ था, जब पूरी कश्मीर घाटी क्या थी, जलमग्न में थी, उसी टाइम में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका, कहाँ पाई जाती है भाई, तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, आंसर भी कर दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा, 48 नंबर। बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन है मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, सारण। तो आप लोग रट ही गए होंगे, इसका आंसर तो बी होगा, लेकिन हम बात कर लेंगे थोड़ा बरौनी रिफाइनरी के बारे में। बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है बेगूसराय जिले में है और इसे जो है 49 करोड़ रुपए की लागत से सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था और जुलाई 1964 से इसका संचालन शुरू हुआ है। इसे जो है असम के कच्चे तेल को संशोधित करने के लिए 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की शोधन क्षमता के साथ शुरू किया गया था और यह रिफाइनरी जो है 15 जनवरी 1965 को तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन थे भाई, हुमायूं कबीर द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित की गई थी। तो याद रख लीजिएगा, अपने बिहार की बात है तो, क्योंकि सवाल भी पूछता ही है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है जैवमंडल, निकेत, पारिस्थितिक तंत्र, आवास। भाई ये डिफिनेशन ही है। पारिस्थितिकी में जो है प्राकृतिक पर्यावरण का एक ऐसा प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे जो है आवास कहते हैं। ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, पूछा भी गया है, तो याद रखना है। आवास में जो है वे सभी पर्यावरणीय स्थितियां पाई जाती है जो एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एक जीवधारी के लिए इसका तापतर्ज भोजन की तलाश करने या उसका संचय करने या साथी का चयन करने और सफलतापूर्वक जो है क्या प्रजनन करने के लिए जो है आवश्यक प्रतीक परिस्थितियों से है। आवास के मुख्य घटक आश्रय, जल, भोजन और स्थान है। एक आवास को उपयुक्त व्यवस्था माना जाता है जब इसमें सब कुछ सभी की सही मात्रा में हो। कभी कभी एक आवास में उपयुक्त अवस्था के कुछ घटक हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं, ये ध्यान रखें। अपना प्रश्न था जो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों का एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आवास कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और ये इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है सुमात्रा द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। ये तो आप रट गए होंगे, आंसर तो इसका क्या होगा? आंसर होगा विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीपों की सूची में जो है ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब ये ठीक है, और कौन कौन सा द्वीप है मैं बात कर दूं तो पहले स्थान पर जो है सबसे बड़े द्वीप में ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनिया है, उसके बाद बोर्नियो है, उसके बाद मेडागास्कर है, उसके बाद बेफिन आइलैंड है, उसके बाद सुमात्रा, होन्शू, विक्टोरिया आइलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद जो है एलिसमर आइलैंड। ग्रीनलैंड का जो 822 स्क्वायर मील है इसका क्षेत्रफल। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड याद रखिएगा। 5 जो है याद रख लीजिएगा द्वीपों में, अगर ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोर्नियो, मेडागास्कर और बेफिन आइलैंड। ठीक है, फिर मिलते हैं कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।